हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं बहुत ही जल्दी एक नया चैप्टर आज केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक है कॉलिजन थ्योरी, संघटक सिद्धांत की बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, तो मैं जैसे जैसे आपको उसको समझाऊं बिल्कुल मेरे साथ समझना। इसके नोट्स मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ। करना क्या है, मैं बिल्कुल आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। मैं जितना समझाऊंगा ना आपको याद हो जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। करना है कि आपको सुन लो सभी लोग ध्यान से, पूरे वीडियो को एक एक सेकंड को अच्छे से देखना, इसमें स्किप कुछ मत करना, क्योंकि मैं जो वर्ड्स बोलूंगा उसको एक एक सुनना जरूरी है। आपको मैं पहले से ही बोलता आया हूँ, इसमें आपको एक एक लाइन सुननी है, क्योंकि मैं इसमें लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। समझ में आ गई बात। तो जितना आप एक एक वर्ड अच्छे से सुनोगे उतना आप इसको अच्छे से नोट्स बना पाओगे। ठीक है, करना क्या है, पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, फिर अपनी बुक को खोलना है, बुक वाला पढ़ना है, और दोनों को मिला के आप एक अच्छा सा नोट्स बनाओगे। समझ में आ गई बात। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन समझने में बहुत ज़्यादा चीज़ है, समझने का बहुत प्यारा टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कल या परसों से सॉल्यूशन का। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको बोर्ड पे ही कराऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल्स को देखना है, समझना है। समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं संघटक सिद्धांत की। कॉलिजन थ्योरी आखिर होती क्या है, समझो ध्यान से। ये थ्योरी बोलती क्या है, ये थ्योरी ये बोलती है कि अगर आपके पास, सभी जानते हो ये रिएक्टेंट थ्योरी किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो कुछ कंडीशन होगी भाई। ऐसा तो है नहीं कि रिएक्टेंट अपने आप ही किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में। जैसे मान लो तुम्हें अगर बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आना, तो उसकी कंडीशन क्या है, आप एक रेगुलर पढ़ाई करेंगे, क्या बैठे बैठे नंबर आ जाएंगे? नहीं आ सकते ना, पॉसिबल नहीं है कि यार आप बैठे रहो और आपके नंबर आ जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसकी कंडीशन क्या है, रेगुलर पढ़ाई करेंगे और रेगुलर चीजों को याद रखेंगे तो मैं बोर्ड के एग्जाम को पास कर जाऊंगा। तो आप क्या हो, रिएक्टेंट, आपका रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट। तो इसके इस एनर्जी को पार करना है। तो इसी सिद्धांत ने बात समझाई थी कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसे करना क्या पड़ेगा। तो उसने एक सिंपल सी बात बोली थी कि क्रिया कारक को, रिएक्टेंट को कोलिजन करना पड़ेगा, टक्कर करनी पड़ेगी। क्या सर मतलब क्या हुआ, समझो ध्यान से। ये मेरे पास में कोई एक कंपार्टमेंट, ठीक है, इस कंपार्टमेंट में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट्स बोल रहा हूं। ठीक है, ये रिएक्टेंट होते क्या है, इस पात्र की दीवार से, इस कंपार्टमेंट की वॉल से क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, टकराते हैं। टक्कर करने की वेलोसिटी चली जाएगी, ये से टकराएंगे, फिर ये से, ये से, ये से, ये से, ये से, ये से, ये से। इन टक्कर से होगा क्या, इन कॉलिजन से होता क्या है, इस कॉलिजन से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद में जो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई बात सबको। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात। इसको दो साइंटिस्ट ने दिया था, देख लेना, ट्राउस होगा और एक डेविस होगा, विलियम डेविस होगा, एक मैक्स ट्राउस होगा। इन्होंने एक बात बोली थी कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट को कोलिजन करना पड़ेगा, उनको टक्कर करनी पड़ेगी। समझ में आ गई मेरी बात सभी को, यहां तक डन है। वापस दोहरा देता हूं, क्रिया कारक अगर उत्पाद में बदलना है तो या रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट या क्रिया कारक को क्या करनी पड़ेगी, टक्कर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बात ये आई, मैंने क्या किया, मैंने एक पैमाना ले लिया फिक्स, एक मैंने क्या किया, एक पर यूनिट वॉल्यूम लिया, प्रति इकाई आयतन लिया। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है, समझ में आ गई बात। ये क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। क्या करेंगे, सब कोलिजन करेंगे। कोलिजन किया, टक्कर करेंगे। कितने टाइम में करेंगे, तो पर यूनिट टाइम में करेंगे। प्रति इकाई समय में क्या करेंगे, टक्कर। तो एक डेफिनेशन बन गई, सुनना ध्यान से। प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई समय में होने वाले टक्करों की संख्या को हम लोग संघटक आवर्ती कहते हैं। क्या बोलते हैं, संघटक आवर्ती, जेट्स दिखाते हैं।
इंग्लिश में सुन लो, पर यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट टाइम तक होने वाली कॉलिजन क्या कहलाती है? बताओ, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यहां तक बात सबको क्लियर है? कुल मिला के इन्होंने क्या बात बोली, मैक्स टाउस ने और विलियम डेविस ने, कि भैया जो भी टक्कर करेगा किस में जाएगा? प्रोडक्ट में। ठीक है, और एक डेफिनेशन बता दी, संघटक आवर्ती या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट टाइम तक जो भी टक्कर करेगा उसी को क्या बोलते हैं? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात? फिर से एक सवाल पूछा गया कि सर आप लोग एक बात बोल रहे हो कि रिएक्टेंट टक्कर करेगा और टक्कर करके किससे बदल जाएगा? प्रोडक्ट में बदल जाएगा। फिर इनसे पूछा गया, अच्छा एक बात बताओ, क्या जो भी टक्कर करेगा क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? तो इन्होंने मना कर दिया, ऐसा नहीं होगा। कि सर ये क्या बात हुई? अभी तो आपने ये बोला कि रिएक्टेंट टक्कर करेगा और प्रोडक्ट बदल जाएगा, लेकिन फिर आप अपनी बात को झूठ बोल रहे हो कि क्या टक्कर तो सभी करेंगे, क्या टक्कर तो सभी करेंगे, क्या वो सारे प्रोडक्ट में बदल जाएंगे? इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। कि सर मतलब क्या हुआ इस बात का? ये समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूं, सुनो ध्यान से। बोर्ड के एग्जाम में 6 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, समझ में आ गई बात? क्या 6 लाख स्टूडेंट पास हो जाते हैं? कि नहीं सर, कम से कम 1,20,000 स्टूडेंट फेल हो जाते हैं हर साल। 20,000 मान लो, 50,000 मान लो, फेल हो जाते हैं। इसका मतलब पढ़ाई तो सबने की है भाई, जो फेल हुआ है उसने थोड़ी बहुत तो की होगी टक्कर, थोड़ी बहुत तो मेहनत की होगी कि हाँ सर एक दिन भी तो पढ़ा होगा, थोड़ी सी तो पढ़ाई की होगी, थोड़ी सी तो कॉलिजन किया होगा, थोड़ी सी टक्कर की होगी, कि बिल्कुल की है। लेकिन वो फेल हो गया, इसका मतलब हर एक पढ़ाई करने वाला पास नहीं होता। इसका मतलब वही पास होगा जिसने मेहनत से पढ़ाई की है। तो वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जो प्रभावी टक्कर करेंगे, इफेक्टिव कॉलिजन करेंगे। सुनना ध्यान से, वापस से समझाता हूं, है सुनना। मैं ये बोल रहा हूं, क्या सिंपल सी पहले तो ये है कि कॉलिजन थ्योरी होती क्या है, तो मुझे पता है जो रिएक्टेंट टक्कर करेगा और प्रोडक्ट बदल जाएगा, यही सिद्धांत क्या कहलाता है? कॉलिजन थ्योरी कहलाती है। यही मैक्स स्ट्राउस ने और विलियम डेविस ने बोला था। लेकिन एक बात और आ गई, ये टक्कर तो सभी करते हैं, थोड़े बहुत तो करेंगे, क्या सारे प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे? कि बिल्कुल नहीं, केवल वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जो प्रभावी टक्कर करेंगे, जो इफेक्टिव कॉलिजन करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई बात? तो आपसे सवाल पूछ ले कि प्रभावी टक्कर क्या होती है, तो क्या बोलोगे? जो मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रभावी कॉलिजन, प्रभावी मॉलिक्यूल, इफेक्टिव कॉलिजन कहलाती है। समझ में आ गई बात सभी को? चलो बहुत बढ़िया। अब बुक से पढ़ोगे ना, एक एक लाइन समझ में आएगी, है ना? यहां तक सबका क्लियर है? ठीक। फिर बात आई कि सर ठीक है, कॉलिजन भी कर लेंगे, इफेक्टिव कॉलिजन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ लेंगे और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। कि सर क्या ये इफेक्टिव कॉलिजन ही जरूरी है? क्या इस इफेक्टिव कॉलिजन से क्या बहुत सारी मेहनत से क्या बोर्ड में 90% ले आएंगे क्या? आप बोलोगे सर 6 लाख में से कोई 1000 बच्चे ऐसे होते हैं जो 90+ जाते हैं। इसका मतलब मेहनत तो सबने की। पहले क्या चाटा आपने सर? समझो, दिमाग लगाओ। पहले हमने ये बोला कि भैया कौन फेल है कौन पास है, मतलब टक्कर सबने की, लेकिन रिएक्टेंट कुछ ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, कुछ ही पास हुए। अब इन पास में से भी 90 में कौन जाता है? जिसने रेगुलर पढ़ाई की हो। अरे पढ़ाई तो सबने की, इसका मतलब जो पास हुआ है, लेकिन उसमें से बड़ा परसेंटेज किसने बनाया? जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हो, जिसने बहुत ज्यादा एनर्जी लगाई हो। तो इससे पूछा गया कि एक बात बताइए, इफेक्टिव कॉलिजन तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग टेम्परेचर वगैरह देख करवा देंगे, ठीक है। तो क्या सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट करवा जाएंगे जो इफेक्टिव करेंगे? इन्होंने कहा देखो इफेक्टिव कॉलिजन तो मस्ट है, वो तो पहले करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा 2 शर्तें और बता दी इन्होंने। पहले इन्होंने बताया ऊर्जा अवरोध, ध्यान से समझना, एनर्जी बैरियर, और दूसरा क्या है? अभिविन्यास, प्रॉपर ओरिएंटेशन। है ना?
निश्चित अभिविन्यास। कि जो मॉलिक्यूल इन दो कंडीशन को पूरा कर लेगा वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कि इसका मतलब ये हो गया कि सर हमें तो अभी इन दोनों के बारे में पढ़ना है। पहला, क्या सारे रिएक्टेंट कोलिजन करके प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। केवल कौन करेंगे? जो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। और इफेक्टिव वालों के पास, प्रभावी वालों के पास भी दो चीज होनी चाहिए। पहले वाले की बात करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूं, ध्यान से समझ लेना। चलो, मान लो ये एक रोड है, ठीक है, सिंपल रोड है, इस पे कुछ को दौड़ाया मैंने, ठीक है, यहां से स्टार्ट, बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। अब मेरी बात को एक एक वर्ड को अच्छा सुनना है ना। मैंने एक दीवार खड़ी कर दी, ठीक है, रेस को स्टार्ट किया। रेस का एंड पॉइंट ये, जो यहां पहुंचेगा वो जीतेगा, सीधी सी बात है। जो यहां पहुंचेगा वो जीत जाएगा। इस दीवार की हाइट 6 फीट है। कितनी है? 6 फीट। यहां से 10 लोगों को दौड़ाया, 10 में से 2-3 जने तो 6 फीट के हैं, कुछ 5 फीट के हैं, कुछ 4 फीट के हैं, ठीक है। 10 में से मैंने ये बोला 3 लोग 6 फीट के हैं, 3 लोग 5 फीट के हैं, 3 लोग 4 फीट के हैं और एक 1 फीट का ही है। अच्छा मुझे बताओ, दौड़ में कौन आगे जा पाएगा? जो इस एनर्जी बैरियर को पार कर जाए, जो इस दीवार को पार कर जाए। समझ में आ गई बात? वापस सुनना, ये अब क्या बन गया? एनर्जी बैरियर। यार सब बच्चे क्या बोलेंगे, यार बीच में रुकावट आ गई, यार बैरियर आ गया, इसको पार करना पड़ेगा। अपने केमिकल काइनेटिक्स में ये क्या होती है? एनर्जी बैरियर होती है किसी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। अब मैंने यहां से दौड़ाना स्टार्ट किया, बच्चा यहां से दौड़ा। बताओ कितने बच्चे इस दीवार को पार कर पाएंगे? तो आप बोलोगे सर जो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। अब इफेक्टिव कोलिजन कौन करेगा? जो सक्षम होंगे। और सक्षम कौन है इसके अंदर? बिल्कुल 6 फीट वाले, क्योंकि उनके पास एनर्जी अच्छी है, वो आपस में कोलिजन करेंगे और इस दीवार को क्या करेंगे? पार कर जाएंगे। बाकी के यहीं बैठ जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, इस एनर्जी बैरियर को पार करना मस्त था क्या? ऊर्जा अवरोध को पार करना मस्त था क्या? और आपको मैंने बताया था ये टोटल एनर्जी क्या कहलाती है? याद करो, दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आ गई बात? अच्छा ठीक है, 3 लोग इस दीवार को पार कर गए, उन्होंने इफेक्टिव कोलिजन किया होगा और वो इसको पार कर गए, ठीक है। अब ये एंड पॉइंट है, इसमें से एक क्या कर गया? इधर भाग गया, वापस इधर भाग गया। जीतना किधर था? इधर। भाग इधर गया है, उधर चला गया। अब एक बात बताओ, क्या इधर भागा तो जीत सकता है क्या? नहीं, उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी दौड़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि इधर कूद के वापस चला गया। अरे इधर आएगा तभी तो जीतेगा, है तभी तो रिएक्टेंट किसी करना होगा प्रोडक्ट में। इसका मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन या अभिविन्यास भी क्या है? जरूरी है। तो क्या मतलब हुआ, समझो ध्यान से। मैंने पहले ऊर्जा अवरोध की बात करता हूं। ये रहा ऊर्जा, ये रहा रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसके पास इतनी तो एनर्जी होनी चाहिए, चाहे वो खुद की हो, चाहे एक्स्ट्रा एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी हो। इसी को मैं क्या बोलता हूं? एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध। तो जो इस ऊर्जा अवरोध को या एनर्जी बैरियर को पार कर जाएगा वही तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। समझ में आ गई यहां तक बात? सभी को क्लियर है ये लाइन? बिल्कुल क्लियर है ना बच्चों? बहुत बढ़िया। तो आप सब समझ चुके हैं कि एनर्जी बैरियर को क्या बोलते हैं अपन? याद करो, दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड कि रिएक्टेंट को कोलिजन के लिए इतनी एनर्जी तो चाहिए, तभी रिएक्टेंट यहां आएगा और यहां किसी हो जाएगा प्रोडक्ट। और यहां तक पहुंच ही नहीं पाया तो उसके बाद इतनी दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं हुई तो वो यहीं रुक जाएगा, वो नहीं पार कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? अब बात करते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब ये देखो, उसको इधर ही जाना है तभी प्रोडक्ट बनेगा। वो इधर चला गया तो इधर चला गया, इधर चला गया तो बन सकता है क्या? नहीं ना। तो उसको मैं समझाता हूँ, समझो ध्यान से। एक एग्जांपल एक समझाता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने एग्जांपल लिया NO2 प्लस NO2 बना N2। इसका मतलब NO2 प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट हुए? क्योंकि ये इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, इन्होंने एनर्जी बैरियर को पार कर लिया। उतनी एनर्जी इनके पास हो गई हो कि ये एनर्जी बैरियर को पार कर सकते हैं। उस एनर्जी बैरियर का नाम क्या था? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहली ऊर्जा। इसको आराम से पार N24 बना दिया होगा।
लेकिन देखो दूसरा क्या था, सॉरी, प्रॉपर ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। क्या मतलब हुआ, एक नाइट्रोजन ऐसा है, ये NO2 है, ठीक है, और एक नाइट्रोजन ऐसा है। ए एग्जांपल ये है, बी एग्जांपल ये। अब इन दोनों में क्या होगा, कोलिजन होगा। ये कहां आएंगे, पास में आएंगे, देखो पास में जाते हैं इनको। समझना ध्यान से चीजों को, ठीक है। इसको भी लेते हैं, ये ऑक्सीजन है। समझ में आ गई बात। अब खुद दिमाग लगा के बताना मेरे को, तुम्हारे हिसाब से कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए। भाई देखो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और वापस से क्या बनते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, जैसे जानते हैं अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनाना है तो पुराने बॉन्ड या बंद टूट जाते हैं और नए बॉन्ड वापस फॉर्मेशन हो जाती है। समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। देखो होता है क्या, इनका देखो इन्होंने क्या किया, एनर्जी बैरियर को तो पार कर लिया, ठीक है, इसने भी किया उसने भी किया, दोनों ने किया एनर्जी बैरियर को पार करने के बाद में देखो इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन है। देखो तो ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और एक किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, N2O4। समझ में आ गई बात, सभी को क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब ये नजदीक आएंगे, बिल्कुल पास आ जाएंगे, ये लो जी थोड़ा सा इधर पास लिया तो इधर, और क्या बन गया होगा, N2O। समझ में आ गई यहां तक बात। लेकिन अगर मैं यहां बात कर लूं, देखो नाइट्रोजन किससे जुड़ रहा है, नाइट्रोजन से, लेकिन नाइट्रोजन आगे यहाँ पे क्या आ गई, ऑक्सीजन। क्या बताओ आगे ये आगे बॉन्ड बना पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन चाहिए था, ये तो ऑक्सीजन आ गई, तो ये देखो पास में तो आए, लेकिन क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, क्या नहीं हुए, क्योंकि यहां पर कैसा था, अभिविन्यास सही था, निश्चित अभिविन्यास था, प्रॉपर ओरिएंटेशन था, लेकिन यहां प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोलिजन थ्योरी के अंदर टक्कर करना जरूरी है। पहली कंडीशन तो ये, कौन सी टक्कर करना, कौन सा कोलिजन करना जरूरी है, इफेक्टिव या प्रभावी टक्कर करना जरूरी है। प्रभावी टक्कर कर भी लेगा तो उसके पास को दो चीजों को पार करना जरूरी है। पहला एनर्जी बैरियर को पार कर जाए, और दूसरा किसको कर जाए, प्रॉपर ओरिएंटेशन रखे, एक निश्चित अभिविन्यास रखे। समझ में आ गई यहां तक सबको बात, क्या क्लियर हो सभी लोग अच्छे से। तो देखो जी जितना मेरे को डिफाइन करना था मैंने अच्छे से कर दिया है ना। तो यहाँ पे दो चीज है, दोनों चीज को मैंने समझा दिया है ना। पहला मैंने समझाया था कोलिजन क्या होता है, दूसरा मैंने समझाया था प्रभावी कोलिजन क्या होता है, प्रभावी टक्कर क्या होती है, इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है। संघटक आवृत्ति बता दी, पर यूनिट वॉल्यूम में पर टाइम में होने वाली टक्कर की संख्या संघटक आवृत्ति कहलाती है, संघटक कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। उसके बाद में मैंने कहा कि दो चीज़ों को करना जरूरी हो गया, एक ऊर्जा अवरोधक एनर्जी बैरियर, और दूसरा क्या जरूरी हो गया बच्चों, अभिविन्यास, प्रॉपर ओरिएंटेशन। इससे रिएक्टेंट किससे बदल सकते हैं प्रोडक्ट में, याद रहेगा सबको, अच्छे से रहेगा, ठीक है। चलो जी अगला टॉपिक है छोटा सा, मिटा दूं मैं इसको, ठीक है। आपको बुक से करना है, बिल्कुल बुक से देखना समझ में आ जाए। चलो आगे देखो, समझो ध्यान से, ठीक है। अगला है टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, इसका एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में इस टॉपिक का, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ताप गुणांक। इसको ध्यान से समझ लेना बच्चों, ठीक है ना, समझो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, समझना ध्यान से, वो दौड़ याद है, दौड़ ध्यान में, दौड़ चल रही है ये दौड़। हमने कहा 6 फीट के लोग हैं, 5 फीट के लोग हैं, 4 फीट के लोग हैं, तो 6 फीट पर पार करके तो उनकी एनर्जी से ज्यादा इस थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर थी, पार करके 5 फीट वाला देखो पार तो कर सकता है भाई, अगर 5 फीट वाला दम लगाए ना तो कर सकता है, उसको मना कर दिया नहीं करूंगा, पीछे कुत्ते छोड़ दिए। अब मैं इसको बोलूंगा भाग बसंती भाग, क्या बसंती भागेगी नहीं भागेगी, आप बोले बिल्कुल भागेगी। 1 फीट वाला तो मर जाएगा, कोई मतलब नहीं, चाहे कितनी कोशिश कर ले पार नहीं कर सकता, 4 फीट वाला पार नहीं कर सकता, कुछ भी कर ले, कितना टेम्परेचर देते फिर तो, लेकिन 5 फीट वाला पार कर सकता है। लेकिन पहले नाटक कर रहा था,
अब है भाग बसंती भाग, और बसंती अपना है तांगा लेके कूदेगी कूदेगी। इसका मतलब अगर तुमने टेम्परेचर दे दिया तो रिएक्शन की रेट, अभिक्रिया की दर, क्रिया कारक किस में गण होंगे, प्रोडक्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बताओ टेम्परेचर देने पे हुआ क्या, टक्कर बढ़ गई। टक्कर बढ़ने से हुआ क्या, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गया, प्रभावी टक्कर बढ़ गई। प्रभावी टक्कर से क्या हुआ, एनर्जी बैरियर पार कर गए। देखो टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है, और टेम्परेचर के कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होती है। समझ में आ गई बात। इसलिए लाइट में रिएक्शन फास्ट होती है और अंधेरे में रिएक्शन स्लो होती है। ठीक है, समझ गए, इसको नोट कर लेना। फिर एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लो बस, मस्त रहो फिर। ठीक है, तो क्या बोला गया कि सर एक एस्टिमेट बता दो कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी बढ़ती है। तो सिंपल सी एक बात बोल दी गई कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो, 10 डिग्री तापमान बढ़ाते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है, 2 से 3 गुना। तो एक छोटा सा डेफिनेशन याद कर लेना, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक बराबर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक कितना है। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्यों लिखा, याद करो आर्मीज इक्वेशन टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस बताती है। वो बोलती भी है कि जो रेट कांस्टेंट होता है, वेग नियतांक होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और T डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक। ऐसा करने से रेट कितने गुना बढ़ जाती है, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इंग्लिश में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, रेट कांस्टेंट ऑन 10 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, रेट कांस्टेंट ऑन T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वेग नियतांक, रेट इंक्रीजेस इन 2 to 3 टाइम्स। समझ में आ गई बात। देखो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे, अरे भाई मान लो टेम्परेचर 25 है, तुमने 10 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 35, तो 35/25 हो गया। समझ में आ गई बात, सिंपल सी बात है, वो कर लोगे ना। तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे, एक 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ जाती है, 2 से 3 टाइम बढ़ जाती है। 2 या 3 तो ज्यादा सही क्या होता है, 2 होता है। समझ में आ गई बात सबको, यहां तक क्लियर है तो नोट कर लो। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, न्यूमेरिकल्स को मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ या फिर जैसे मैं क्वेश्चन बना के देता हूँ मैं वैसे पढ़ा दूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों, सभी बच्चे बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको मैं इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बोर्ड पे कराऊँ या फिर जैसे मैं बनाता हूँ क्वेश्चंस वैसे एक क्वेश्चन बना के वीडियो अपलोड कर दो ताकि आप उसको नोट कर लो। तो आप मुझे बता देना जैसा आपको सुटेबल लगे, मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उसको शेयर कर दो। है नाम है नयन सर केमिस्ट्री वाला है। बहुत जल्दी लाइव आने की कोशिश हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है बरसात के दिनों में है, तो वाईफाई का कनेक्शन क्या है ना कि थोड़ा सा वीक चल रहा है आजकल। कोई दिक्कत नहीं है, लाइव का भी हो जाएगा। पढ़ाई करते रहो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। बहुत इजी चैप्टर है, आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है, तो तुम्हारा भी काम है बिल्कुल ईमानदारी से आप इसको याद करो। इसका रिवीजन भी कर लेंगे, एक दिन रिवीजन भी करवा देंगे इसका, है ना। तुम टेंशन ना लो। फिर मैं आपको बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा, अभी नहीं, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन अभी आपको पूरे चैप्टर अच्छे से पढ़ने। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एक एक टॉपिक करवाया है। न्यूमेरिकल मैं आपको जरूर करवाऊंगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा। 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम खूब करेंगे, अभी तो स्टार्ट नहीं किया है मैं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इन तीनों के मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है कंफर्म, 1-2 न्यूमेरिकल आता है, 7 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं जब पेपर हार्ड बनता है। ठीक है, तो एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम बात करेंगे कि बोर्ड में कैसे 100 में 100 नंबर लाए जाए, किस चैप्टर में कितनी पढ़ाई करनी है, किस चैप्टर में कितना वेटेज देना है, कितना टाइम खर्च करना है। ठीक है, तो बाकायदा मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आपको पढ़ाई करनी है। डोंट वरी, पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।